Any member desiring to speak may do. After this, the discussion is over. Honorable Prime Minister will reply. Now, Sri Ghulam Nabi Azad, Leader of the Opposition. माननीय चेयरमैन सर, आज मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ माननीय राष्ट्रपति जी का धन्यवाद करने के लिए कि उन्होंने दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित किया। सर, मैं अपनी बात सिर्फ दो मुद्दों पर रखूंगा, किसान और जम्मू कश्मीर। माननीय राष्ट्रपति जी के भाषण में बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे दूसरे साथी उन पे चर्चा करेंगे। मुझे खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी भी तशरीफ लाए हैं और उन दोनों विषयों की तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी का ध्यान बहुत ही जरूरी है और यही दोनों मुद्दों पे जिन पे मैं बोलने वाला हूं उनका समाधान निकाल सकते हैं। सर, माननीय राष्ट्रपति जी के भाषण में नौजवानों से मेरा मतलब है हमारे जो फौजी है और किसानों के बारे में चर्चा। जय जवान जय किसान हमारी पार्टी का और भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री का नारा रहा है और वो नारा जितना तब जरूरी था उतना ही आज भी जरूरी। ये दो सेक्शन हमारे समाज के ऐसे हैं जिनके बगैर हम शून्य हैं। हमारे जवान जो सरहदों पे लड़ते हैं वो किस तरह की जिंदगी गुजारते हैं और कितनी ठंड में रहते हैं। शरद पवार जी जब 1991 में रक्षा मंत्री थे, मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर था, हम वहां चले गए थे कश्मीर में। कश्मीर के पहाड़ियों पे जहां 16,000 फुट की बुलंदी पे ग्लेशियर हमारे फौजी रहते हैं। छत बर्फ की, दीवारें बर्फ की, फर्श बर्फ का। और इस तरह इस दफा जितनी सर्दी पड़ी है शायद कभी इतिहास में नहीं हुई है। मुझे लगता है कि 50-60 डिग्री माइनस वहां टेम्परेचर होगा और उस ठंड में उन ग्लेशियर्स में हमारे फौजी हमारे सीमाओं की रक्षा करते हैं। उसी रीजन में गलवान वैली में हमारे 20 नौजवान पिछले साल शहीद हुए, इसलिए मैं उन शहीदों को भी श्रद्धांजलि देता हूं और अपनी पार्टी की तरफ से पूरी हमदर्दी, पूरी सहानुभूति, पूरा सहयोग उन फौजियों को जो रेगिस्तानों में, गर्मी में और पहाड़ों में सर्दी में, इतनी गर्मी और सर्दी में रहते हैं, हम हमेशा उनके साथ रहें। सर, मैं उन 250 किसानों को भी जो शहीद हुए पिछले 2-2.5 महीनों में अपनी मांगें सरकार से मनाने के लिए और ठंड में और कई कारणों से आंदोलन के बीच में ये मर गए, शहीद हो गए, मैं अपनी तरफ से भी उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। सर, जो गतिरोध बना हुआ किसानों का और सरकार के बीच, ये पहली दफा नहीं हुआ। सैकड़ों सालों से
किसान संघर्ष करता रहा है, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ता रहा है। कभी फ्यूडलिज्म के खिलाफ ये लड़ रहे, जमींदारी के खिलाफ लड़ रहे, और कभी सरकार के। मैं उल्लेख देना चाहता हूं कुछ महत्वपूर्ण उन एजिटेशंस जो आखिर में सरकार को अंग्रेजों के जमाने में झुकना पड़ा। मैं कई दिन से पढ़ रहा था किसानों के आंदोलन के बारे, और विशेष रूप से अंग्रेजों के शासन। तो नतीजा आंदोलन का यह हुआ कि सरकार को झुकना पड़ा, विड्रॉ करना। और मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि किसानों की ताकत हिंदुस्तान में सबसे बड़ी ताकत, और किसानों से लड़ाई करके हम किसी नतीजे पे पहुंचे नहीं और न पहुंच सकते। अगर आपकी अनुमति हो तो कुछ हिस्ट्री के पन्ने मैं यहां आपके सामने रखता हूं। 1900 से और 1906 के बीच में 3 कानून यूनाइटेड इंडिया में और ब्रिटिश इंडिया की हुकूमत में हुए। वो है पंजाब लैंड कॉलोनियल एक्ट 1900, दूसरा दुआबबारी एक्ट 1906, द कॉलोनियल एक्ट 1906। ये 3 कानून के खिलाफ, ये 3 कानूनों में क्या था? इसकी जमीन की मालिक ब्रिटिश सरकार होगी और मालिकाना हक से उनको वंचित रखा जाएगा। किसानों को, उन्हें बिल्डिंग बनाने की, घर बनाने की और पेड़ काटने की अपनी जमीन पे कोई हक नहीं होगा। और जो बड़ा बेटा होगा परिवार का, अगर वो एडल्ट नहीं होगा, अगर वो बालिग नहीं होगा और मर गया, तो ये जमीन छोटे भाई को जो बालिग नहीं है उसको नहीं ट्रांसफर होगी, जमीन गवर्नमेंट की होगी। इस पर बवाल मच गया और इस पर एजिटेशन 1907 में हुई। और इस एजिटेशन का संचालन कौन कर रहे थे? अजीत सिंह, सरदार अजीत सिंह, बड़े भाई भगत सिंह जी के, किशन सिंह जी भगत जी के पिताजी, घसीटा राम जी, सूफी अंबा प्रसाद जी। और प्रोटेस्ट पूरे पंजाब में हुए। और उस वक्त बांकेलाल जो जंग के एडिटर थे, उन्होंने पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल वे का एक गीत बनाया, जो उस वक्त का सबसे बड़ा मशहूर और क्रांतिकारी गीत बना। मैं उसमें से कुछ क्षण यहां आपको बताना चाहता हूं। पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल, तेरा लुट गया माल वे जट्टा पगड़ी संभाल, सारे जगदा पेट भरे तू, सारे जगदा पेट भरे तू, अन्नदाता कहलाए तू, उठ और उठ के खाक के जर्रे, खाक के जर्रे को कहता है, उठ और उठ के खाक के जर्रे एक सितारा बन जा तू, बुझा बुझा सा क्यों है दिल तेरा, एक अंगारा बन जा तू, ओ सदियों के ठहरे पानी बहती धारा बन जा तू, लुट गया माल तेरा लुट गया माल वे, पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल। तो ये इस तरह से उस गीत ने एक नया जोश, एक नया वलवला, एक जगह नई जागृति उन किसानों में पैदा की। लाला लाजपत राय जी बीच में आए और उन्होंने भी अपना समर्थन दिया। गवर्नमेंट ने उस बिल में अमेंडमेंट का प्रस्ताव रखा, अमेंडमेंट की, माइनर अमेंडमेंट की, लेकिन इस अमेंडमेंट से
और भी आंदोलन ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि ये उनकी सेटिस्फैक्शन के मुताबिक नहीं थी। और वायलेंस रावलपिंडी, गुजरांवाला, लाहौर में हुआ, तब इंडिया यूनाइटेड था। और नतीजा इसका हुआ कि तीनों बिल वापस ले गए सरकार की तरफ से, अंग्रेज हुकूमत। मैं दूसरा उल्लेख, यह हिस्ट्री को मैं अपना नहीं बोल रहा, मैं 1917 में चंपारण सत्याग्रह, गांधी जी के नेतृत्व, और गांधी जी की यह पहली सत्याग्रह थी साउथ अफ्रीका आने के बाद। वहां भी नील की खेती होती थी, इंडिगो जिसको अंग्रेजी में बोलते थे, और वो जबरदस्ती अंग्रेज खेती वो करवा रहे थे। उन्हें अपनी खेती धान वगैरह की इजाजत नहीं थी। गांधी जी पहुंचे, वो लंबी स्टोरी में यहां नहीं बताना चाहता हूं, और सरकार को मजबूर किया कि कानून लाए नील की खेती को खत्म करने के लिए। बिहार और उड़ीसा लेजिस्लेटिव एक ही स्टेट था, उसमें बिल लाया गया, लेकिन मेंबर्स ने यह मांग की कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी को भेजा गया है, और ब्रिटिश सरकार ने वो मेंबर्स की मांग मानी और इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजा गया। और न सिर्फ इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजा गया, बल्कि एक कॉपी गांधी जी को दी गई और कहा कि आप भी अपने सुझाव बताओ। तो इस तरह से गांधी जी के सुझाव और सिलेक्ट कमेटी के जो सुझाव दिए, और नील की खेती बंद हो गई। एक दूसरी मिसाल है इस चंपारण की और अंग्रेज हुकूमत। माननीय प्रधानमंत्री जी मुझसे ज्यादा जानते हैं, क्योंकि उनके स्टेट की बात कर रहा हूं। चौथे आंदोलन की 1918 में खेड़ा सत्याग्रह, जिसमें महात्मा जी गांधी जी शुरू हुए, और बाद में उसका संचालन सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके साथियों ने उसको चलाया। गांधी जी ने और पटेल जी ने कहा कि देश भर के लोग नहीं आएंगे, गुजरात के भी लोग नहीं आएंगे, यहाँ के लोग सिर्फ इसका आंदोलन करेंगे, या ज्यादा से ज्यादा गुजरात के लोग, लेकिन बाहर के लोग नहीं आएंगे। उन्होंने पिटीशन दी बंबई सरकार को, कमिश्नरी को, कि हमारे टैक्स खत्म किए जाएं। उन्होंने बंबई सरकार ने, जो उस वक्त की यूनाइटेड सरकार थी ब्रिटिश की, उन्होंने उनकी डिमांड को रद्द कर दिया, और उनको वार्न किया गया कि अगर आप ये टैक्स नहीं देंगे, आपकी जमीन जब्त की जाएगी, आपकी प्रॉपर्टी जब्त की जाएगी, आप जेल में जा सकते हैं। लेकिन रिवोल्ट इतना बढ़ा कि लोगों ने उसकी कोई परवाह नहीं की गई। प्रॉपर्टी उनकी ली गई, जमीन उनकी ली गई, और जमीन सीज की गई, लोगों को अरेस्ट किया गया, लेकिन आंदोलन खत्म नहीं हुआ। और उसका नतीजा क्या हुआ? उस साल के लिए टैक्स माफ किए गए, और जो इंक्रीज जो बढ़ाए गए थे टैक्स सरकार ने, वो घटा लिए, और जो जमीन और घर सरकार ने लिए थे उनको वापस दे दिए। तो वापस किसानों की इसमें फिर से जीत हुई। मैं दूसरा सत्याग्रह की बात करता हूं, 5वें सत्याग्रह की बात करता हूं, बरदोली 1928। इसमें भी 1925 में गवर्नमेंट बंबई प्रेसिडेंसी ने टैक्स बढ़ाए किसानों के 22%। इतना कभी भी टैक्स नहीं बढ़ा था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने गवर्नर बंबई को लिखा टैक्स कम करने के लिए, लेकिन गवर्नर ने वो रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद नॉन पेमेंट की वजह से लोगों को तंग किया गया, उनकी प्रॉपर्टी, उनके जान माल की हिफाजत करना मुश्किल हो गया था, और गवर्नमेंट ने ऑक्शन कर दी कई जमीनें और कई घर। लेकिन एक भी आदमी उस ऑक्शन के लिए नहीं आया। गवर्नमेंट ने तो ऑक्शन की, लेकिन ना जमीन लेने के लिए कोई आया,
न घर लेने के लिए आया, न कैटल लेने के लिए आया। ये यूनिटी थी सरदार पटेल जी के नेतृत्व में। लेकिन रिजल्ट क्या हुआ कि 1928 में गुजरात में सबसे बड़ा सिविल ओबीडियंस हो गया सरदार पटेल जी के नेतृत्व में, और रिजल्ट ये हो गया कि गवर्नमेंट ने तमाम जमीनें वापस कर दी, और जो 22% टैक्स लगा था, उसको लगान लगा था, उसको 6.03%, मतलब 6% किया 22% से। तो फिर किसानों की एक बार फिर जीत हो गई। तेलंगाना 1940 से 1950, और यहां जमींदारों और एक गरीब वॉशर वुमन के बीच में, जमींदारों ने जिनके पास सारी जमीनें थे, उन्होंने हड़प की एक वॉशर वुमन की जमीन। लेकिन आंदोलन शुरू हुआ, इतना आंदोलन बढ़ा कि जो जमींदारों की अपनी जमीन भी थी वो भी लोगों ने वापस ले ली। ये इस तरह के आंदोलन हमारे इतिहास में हुए हैं, और ताकत हमेशा वहां उनके सामने सर झुकाना पड़ा। मैं एक अभी हाल की 32-33 साल पुरानी की बात, जिसमें मैं पार्टी रहा डिसीजन, अक्टूबर 1988 में कांग्रेस पार्टी एक रैली करना चाहती थी बोट क्लब में। उन दिनों बोट क्लब में पब्लिक मीटिंग करने की इजाजत, राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, मैं संगठन का जनरल सेक्रेटरी था, कई राज्यों का, यूपी का इंचार्ज, पंजाब हरियाणा का इंचार्ज था, और रैली का इंचार्ज था। हमने तकरीबन 5 लाख रैली पूरे देश की, बल्कि 10 लाख के लिए पूरी ट्रेनें लगाई थी पूरी देश भर से। मुझे सब्जेक्ट मालूम नहीं है क्यों की थी हमने, लेकिन रैली थी, क्योंकि रैली का इंचार्ज था। और रैली बोट क्लब में पूरे देश से ट्रेनें आने वाली थी, और कई दिनों से टिकाइट जी का आंदोलन चल रहा था। किसान सर जो आज प्रेजेंट टिकाइट है, इनके पिताजी बुजुर्ग थे, हुक्का पीते रहते थे, और जहां भी राम गोपाल यादव जी को मालूम होगा, कई दिनों से उनका वहां यूपी में ही आंदोलन चल रहा था। लेकिन पेपरों में जब आया कि हमारी कांग्रेस की रैली हो रही है बोट क्लब में इस डेट को, और हम तैयारी कर रहे थे दूसरे दिन, अब ट्रेनें सुबह आनी थी, और उसी दिन ये बहुत किसानों की रैली थी हमारी कांग्रेस पार्टी की। हम देखते हैं कि एक दिन पहले टिकाइट जी 50,000 लोगों के साथ बिस्तरे और खाट और हुक्के और अनाज लेके बोट क्लब में बैठे। अचानक हमें वी वर टेकन बाय सरप्राइज। अब एक दिन था बीच, और सरकारी कर्मचारी आए, मैं प्रधानमंत्री जी के पास बैठा था, तो उन्होंने कहा कि निकाला जाए। हमने कहा किसानों के साथ लड़ाई नहीं करनी, हम अपना वेन्यू हटा देते। हमने अपना वेन्यू हटो लाल किले में हटा दिया, हमने उसको अनाउंस नहीं किया। हमने सुबह जहां ट्रेनें आनी थी, ट्रक आनी थी, वहां लोगों को, सैकड़ों लोगों को रखा, और वहां कहा बोट क्लब में नहीं जाना है, लाल किले में जाना। इसलिए उनको पता नहीं लगा कि वो लाल किले में आ सकते हैं। तो हमने विड्रॉ किया, हमने लड़ाई नहीं लड़ी हमने उनको, वरना इविक्ट अगर करते तो कितने लोग जख्मी होते। नतीजा उसका हुआ कि 2 दिन के बाद टिकाइट जी ने, 3 दिन के बाद टिकाइट जी ने खुद विड्रॉ करके वो चले गए। ये मैं हाल की मिसाल बताना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, ये किसान, हमारे किसान, हमारे, जब मैं कहता हूं कांग्रेस के नहीं, आपके, हमारे, सब हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों के अन्नदाता, हमारे, इनके बगैर हम कुछ भी नहीं। जो कुछ भी आज हम हैं, इंसान को जिंदा रहने के लिए 3 वक्त की रोटी और 2 वक्त की रोटी तो कम से कम होनी चाहिए। ये रोटी
आज न सिर्फ हमें 130 करोड़ लोगों को देते हैं, बल्कि दुनिया के देशों में जहां हम अनाज बेचते हैं सरकार के द्वारा और प्राइवेट तौर पे भी, ये उनके भी अन्नदाता। इनसे क्या लड़ाई लड़नी? हमें लड़ाई लड़ने के लिए और बहुत फ्रंट है। हमारी बॉर्डर पे जो दुश्मन खड़ा है, पाकिस्तान है, चीन है, हम मिलके उनका लड़ाई करेंगे। हम आपके साथ, बिल्कुल बिल्कुल साथ है, पूरा देश साथ है, हमारी पार्टी साथ। चीन और पाकिस्तान अगर हमारी तरफ नजर उठाकर भी देखता है तो हम आपके साथ। लेकिन किसानों के लिए क्या? ये बेचारा मुश्किल से पहले मुगलों के जमाने में, फिर अंग्रेजों के जमाने में, फिर लैंडलॉर्ड्स के जमाने में, फिर मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले के, अब आपको मालूम है ये भरता जो हुई है या किसानों में सेल्फ सफिशिएंसी आई है, ये सिर्फ कांग्रेस के वक्त में आई है। उसमें मत जाइए, मैं अगर फिर गिनूंगा फिर बहुत 1 घंटा और लगेगा, मैं टाइम उसमें नहीं लेना। माननीय प्रधानमंत्री जी जानते हैं कितने हरी क्रांति कब आई, कैसे आई, ये ट्रैक्टर, ये फैक्ट्रियां, ये कहां से बनी, और ये प्रोजेक्ट्स कहां से बने, ये नहर कहां से बनी, ये डैम, भाखड़ा डैम से लेकर गुजरात से लेकर हिंदुस्तान के महाराष्ट्र से लेकर बिहार और यूपी तक ये डैम कहां से बनी, किसानों की बिजली के दाम, पानी निकालने के लिए उसमें कंसेशन किसने दी, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। उसमें हमें क्रेडिट नहीं है, सरकार का दायित्व। हम सरकार में थे तो हमने किया, आप सरकार में हैं प्रधानमंत्री जी, उसमें और कुछ कर रहे हैं, बधाई। पुरानी सरकार को भी बधाई, आपको भी बधाई। इसमें लड़ाई क्या है? ये जो हम अनाज बढ़ाने का प्रयास करते हैं तो ये तो अपने लिए करते हैं, अपने देश के लिए करते हैं, किसी पर हम एहसान नहीं रखते, तो उसमें विवाद में नहीं जाना। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से 2-3 निवेदन करूंगा। जैसे मैंने कहा कि किसानों के साथ हमें लड़ाई नहीं लड़नी। अंग्रेज जब ये तमाम चीजें मैंने दिया कि अल्टीमेटली अंग्रेजों ने विड्रॉ किया, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे भाई हैं, हमारे एक हैं। तो अगर सेलेक्ट कमेटी उस वक्त जाता, अगर स्टैंडिंग कमेटी ये जाता, तो शायद वो वक्त नहीं आता। तो मेरी सरकार से ये विनती है कि आप इन तीनों बिल को वापस ले लें। कुछ लोग गुम हो गए हैं, उनके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि कोई कमेटी बनाएं जो उनकी छानबीन करे कहां गए हैं 26 जनवरी को। या मैं 26 जनवरी का उल्लेख किए बगैर नहीं रह सकता हूं। हम जितनी भी निंदा और जितनी भी निंदा की जा सकती है, हम और हमारी पार्टी उसकी निंदा करती है, पूरी विपक्ष निंदा करता कि जो भी लाल किले पे हुआ वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो लोकतंत्र के खिलाफ है, डेमोक्रेसी के खिलाफ है, लॉ एंड ऑर्डर की दुश्मनी से भी खिलाफ। जहां प्रधानमंत्री देश को, दुनिया को संबोधित करते हैं और वहां हमारे नेशनल फ्लैग के साथ बेइज्जती की जाए, इंसल्ट की जाए, उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ऐसे लोग जो उसमें इन्वॉल्व थे उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। लेकिन मैं साथ में यह भी कहना चाहता हूं कि जो निर्दोष जो किसान लीडर्स निर्दोष, उनके खिलाफ उनको इंप्लीकेट करने के, उनको फंसाने की बिल्कुल न कोशिश किया जाए, फिर उस पर दूसरा आंदोलन होगा। इसलिए जो मैं देखता हूं कि आज इतने अरेस्ट हुए, लेकिन उनमें असली जो लोग हैं 2-4 ही दिखते हैं, बाकी लीडरों को पकड़ा जाता। तो मेरे ये निवेदन है, और इसी से जुड़े हुए कुछ हमारे पत्रकारों को और एक मेंबर शशि थरूर जी को भी उनके देशद्रोही के केस बनाए गए हैं। एक इंसान जो फॉरेन मिनिस्टर रहा, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहा, भारत का नेतृत्व विश्व में करता, वो कैसे देशद्रोही हो सकता? वो अगर देशद्रोही है तो फिर तो हम सब देशद्रोही, फिर कौन नहीं देशद्रोही? कैसे हम एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो लोगों ने लोकसभा में चुन के आता,
जो देश का नेतृत्व विदेश में करे उसको हम देशद्रोही कहेंगे। मीडिया के कई एडिटर्स, बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो देश की सेवा करते हैं, डेमोक्रेसी को जिंदा रखने में उनका सहयोग रहा, उन पर अगर देशद्रोही का केस चलाएंगे हम, तो मेरे ख्याल में ये लोकतंत्र के खिलाफ होगा और इस सरकार के खिलाफ होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी बड़े दिल वाले हैं, तो ये छोटी छोटी लोग, छोटी छोटी चीजें कई आते हैं, रिकमेंड होती है, उनको नजरअंदाज कर देना चाहिए। और बड़े आपके सामने तो इतनी चैलेंजेस हैं, इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, इतने कोविड के बाद तो हमको शून्य से शुरू करना है। आपके पास इतने बड़े बड़े मसले हैं हल करने के लिए। ये सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी अगर उनकी तरफ ध्यान दे तो बहुत अच्छा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार प्रेस्टीज न बनाए इन बिल को वापस लेने के लिए, इन तीनों बिल को वापस ले, और ताकि और अगर माननीय प्रधानमंत्री जी के खुद ऐलान से ये हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ा समाधान निकला। मैं निवेदन करूंगा माननीय प्रधानमंत्री। दूसरा इशू जहां है माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय चेयरमैन साहब, वो है कश्मीर के बारे में। 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 खत्म हुआ। ठीक मानते हैं कि आर्टिकल 370 रूलिंग पार्टी का एक एजेंडा था, लेकिन मेरी समझ में आज तक नहीं आया। मैंने दर्जनों बल्कि सैकड़ों स्पीचेस जब मैं 4वीं 5वीं क्लास से था तब से अटल बिहारी वाजपेयी जी के सुने हैं। जब भी वो जम्मू आते थे और भाषण करते थे, साल में 1-2 दफा आते थे, और यहां पार्लियामेंट तक, इस सदन में उस सदन, एज मिनिस्टर, एज एमपी, उनके एज प्रधानमंत्री, सैकड़ों भाषण सुने। मैंने एक बार भी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी या उस वक्त के होम मिनिस्टर या गृह मंत्री या बीजेपी का एक लीडर, एक एमपी नहीं सुना हूं 5 अगस्त 2019 तक जिसने किसी सभा में या किसी जगह यह डिमांड की हो या किसी मैनिफेस्टो में यह डिमांड की हो कि स्टेट के 2 हिस्से और यूटी बनाई जाए। सर, मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूं और उसमें मैं समर्थन करता। ले डिस्ट्रिक्ट, कारगिल डिस्ट्रिक्ट नहीं, ले डिस्ट्रिक्ट, लद्दाख में 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, कारगिल और ले, सिर्फ एक ले डिस्ट्रिक्ट यूनियन टेरिटरी मांगती थी। मैं मानता कि अगर गवर्नमेंट ले को यूनियन टेरिटरी देती और स्टेट को नहीं छेड़ती, लेकिन यह मेरी समझ से आज तक बाहर है कि इतनी बड़ी स्टेट जो अकबर बादशाह के जमाने से लेकर आज तक इस कंट्री की सबसे बड़ी स्टेट थी, और शायद दुनिया में दिल्ली के बगैर अगर किसी स्टेट को दुनिया जानती है वो कश्मीर को जानती। उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसकी ब्यूटी की वजह से मैं दुनिया की बात करता हूं। दिल्ली के बाद, क्योंकि दिल्ली कैपिटल है, इसके बाद अगर कोई दुनिया के सब हेड्स ऑफ स्टेट्स और हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स और फॉरेन मिनिस्टर से पूछेंगे तो शायद कोई भी ऐसा आदमी नहीं होगा जो कश्मीर को नहीं जानता। तो उस स्टेट को हमने एक यूनियन टेरिटरी बना के रखा। मेरी आज तक समझ नहीं, वो कोई आके मुझे तो समझाए कि ये क्यों बनी। सर, जो बताए गए थे, मैं ये कहना चाहता था कि आज जितना लॉ एंड ऑर्डर से है, इससे 100 गुना लॉ एंड ऑर्डर जब स्टेट थी अच्छी थी। मिलिटेंसी जब गवर्नमेंट थी, स्टेट थी, मिलिटेंसी सबसे कम थी, और आज सबसे हाईएस्ट। डेवलपमेंटल वर्क सबसे अच्छे थे जब स्टेट गवर्नमेंट थी, चाहे कोई भी हो, चाहे बीजेपी और टीडीपी की गवर्नमेंट ही क्यों ना हो। मैं स्टेट रन गवर्नमेंट करता हूं, कोई चीफ मिनिस्टर के अंदर
डेवलपमेंटल वर्क सबसे ज्यादा चल रहे थे, आज कोई डेवलपमेंटल वर्क नहीं चल रहा। कई जो पैरामीटर्स हैं, एजुकेशन से, हेल्थ से लेकर बाकी जितने पैरामीटर्स, मैं उनको दोबारा नहीं बताना चाहता हूं, मैं पिछली दफा इस सदन में बोल चुका। तकरीबन 30-40 ऐसे पैरामीटर्स हैं जो नेशनल एवरेज से भी अच्छे हैं। और क्या प्रमाण चाहिए? कोई कास्ट, कोई कम्युनलिज्म, कोई जम्मू और कोई कश्मीर के बीच में, कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख के बीच में लड़ाई नहीं थी। सर, आज टूरिज्म खत्म हो गया। ये अभी कुछ टूरिस्ट गुलमर्ग में हमने देखे, लेकिन गुलमर्ग में कुछ टूरिस्ट जो जाएंगे सीधे एयरपोर्ट से उतरकर गुलमर्ग, वो एक 5 स्टार होटल का भला होगा, उससे कश्मीर के टैक्सी वाले का, टांगे वाले का, दुकानदार वाले का, हैंडीक्राफ्ट वाले का फायदा नहीं होगा सर। उससे जो छोटे, हजारों छोटे होटल्स हैं, 5 स्टार 2-3 तो हैं, लेकिन हजारों छोटे होटल हैं गेस्ट हाउस में, जिन पर लाखों लोग निर्भर हैं, क्योंकि उन होटल में जो स्टाफ है वो सब 2 साल से घरों में बैठे हैं, क्योंकि एक टूरिस्ट, किसी टूरिस्ट का, रेस्टोरेंट का, यह जो होटल है उसका दरवाजा नहीं खुलता। तो टूरिज्म खत्म हो गया है सर। एजुकेशन खत्म होगी। पहले 4-5 महीने तो सब स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी 6 महीने बंद रहे, फिर कोविड आया, उसकी वजह से बंद रहे, अभी तक बंद है। सर, उस स्टेट में डेवलपमेंट कैसे हो सकती है जहां 2-2 साल कॉलेज, स्कूल और यूनिवर्सिटीज बंद रहे? सर, अब कुछ अरसे से स्टेट गवर्नमेंट ने शुरू किया है ऑनलाइन, लेकिन ऑनलाइन कहा, 8 महीने तो टेलीफोन ही नहीं था, अब टेलीफोन है तो 2G है। सर, 2G कहां चलता है आज? 4G की मांग है, तो वो नहीं हो रहा, इसलिए एजुकेशन भी जीरो हो गई। प्राइवेट स्कूल बंद हो गए, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों ने गवर्नमेंट बताया है नो अटेंडेंस, नो पे। उनके प्राइवेट स्कूल्स में जो टीचर्स थे उनको छुट्टी पे भेज दिया गया। प्राइस कंट्रोल कोई नहीं है। रोड्स की हालत बहुत खराब है। बटोद से हमने सड़क हमारे वक्त से शुरू हुई थी, जम्मू से श्रीनगर, उसमें 250 किलोमीटर तो तभी हमारे वक्त में हुआ था, लेकिन बीच का एक पैक बटोद से लेकर बानहाल तक 30 किलोमीटर का है, 6.5 साल से वो अभी तक नहीं बन रहा है। मैं जिसकी वजह से फ्रूट पिछले साल तो तबाह हो गया था, 2 साल पहले, पिछले साल वो एक महीना सड़क पर रहा, क्योंकि बानहाल और बटोद के बीच में सड़क बंद थी और वो सब फ्रूट ट्रक्स में सड़ गया। तो ये हालत, इसलिए इस हालत को, हाँ, मैं एक चीज के लिए बधाई देता हूं, जो अच्छी बात है उसको बधाई देना चाहते। आपने डीडीसी के इलेक्शन किए थे, ये हमारी बहुत पुरानी मांग थी कि पंचायत राज सिस्टम जो राजीव जी ने शुरू किया था वो जम्मू कश्मीर में लागू होना चाहिए। जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था तो हमने अपनी पार्टी में रेजोल्यूशन मूव करने के लिए, मैं यहां से चला गया अपनी पार्टी में रेजोल्यूशन मूव करने के लिए कि इसको लागू होना चाहिए, लेकिन कुछ कारणों से कोalition गवर्नमेंट्स में कई मजबूरियां आती हैं, तो ये बहुत अच्छा कदम हुआ है बीडीसी का और डीडीसी का। उसके लिए मैं सरकार को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। जो अच्छी बात है उसकी अच्छी है, लेकिन बाकी माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं है, कुछ दिखाई नहीं। इसलिए मेरा सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि अगर उस स्टेट को डेवलप होना, और मैं कई बार कह चुका हूं, शायद माननीय प्रधानमंत्री जी जब पहले 2015 में याद होगा कि नॉर्थ ईस्ट और जम्मू कश्मीर हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम नॉर्थ ईस्ट और जम्मू कश्मीर में कोई भी ऐसा कदम न लें जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर, लद्दाख मिलाकर और नॉर्थ ईस्ट के लोग नाराज हो जाए। ये बॉर्डर स्टेट्स, हमको जो पंजाब, हमको इंदिरा गांधी ने यही सिखाया। मैं बहुत छोटी उम्र में उनके साथ मंत्री बना था। उन्होंने यही सिखाया कि हम कई फ्रंट्स पे नहीं लड़ सकते। हम पाकिस्तान पे भी लड़े,
हम चीन से भी लड़े, और फिर जो बॉर्डर पे फौज का काम करते हैं, नहीं उसकी बात में अभी किसान वाली बात खत्म हो गई, मैं जम्मू कश्मीर की बात करता हूं कि वहां हम लद्दाख के लोग भी नाराज हो जाएं, आप कहेंगे उनको यूटी मिली खुश हो गए, नहीं, लद्दाख के लोग खुश नहीं हैं, क्योंकि 35A में उनकी जमीन कोई भी खरीद सकता है। नौकरी पहले जब था ये आर्टिकल 370, कोई बाहर वाला नौकरी नहीं कर सकता है, आज कोई भी बाहर वाला वहां क्लर्क भी जा सकता है, पियोन भी जा सकता है, तो इसलिए वो भी नाराज हैं। जब कहेंगे जम्मू वाले खुश हैं, जम्मू वाले भी खुश नहीं हैं, क्योंकि लैंड सबसे अगर कोई खरीदेगा बाहर वाला तो जम्मू में खरीदेगा, क्योंकि पंजाब और जम्मू पास में है, कश्मीर में शायद खरीदेगा या नहीं।